नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसकी जो नगरीय विकास की धुरी है, जो किसी भी राष्ट्र और विकास के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को देखते हुए राज्य में जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने जो पुरानी जो टाउनशिप नीति थी उसकी समीक्षा की और 2025 में करीबन 15 साल बाद राजस्थान में फिर से एक नई टाउनशिप पॉलिसी बनाई गई है और उसको लागू किया गया है। ऐसे में जानना बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आखिरकार इस जो नई टाउनशिप नीति बनी है, इसमें ऐसा क्या है जो ये अपने आप को पुरानी टाउनशिप जो नीति है उससे अलग और बेहतर साबित करती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में हिम्मत सिंह संचेती साहब हैं। आप पूर्व मुख्य नगर नियोजक राजस्थान सरकार के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं। आप टाउनशिप नीतियों, स्लम विकास की नीतियों, अन्य संबंधित योजनाओं के परीक्षण और संशोधन के लिए जो समितियां गठित की गई थी उसमें भी आप सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर शहर का जो नया मास्टर डेवलपमेंट प्लान और विजन 2050 को लेकर जो योजनाएं बनाई गई है उसमें भी आप सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आज हमारे साथ में सर आप मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले 1-2 दिन से लगातार ये खबर लगातार सुर्खियों में कि राजस्थान में नई टाउनशिप नीति है उसको लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि टाउनशिप जो नीति है जिसका निर्माण किया जाता है वो किसी भी राज्य के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए, टाउनशिप पॉलिसी जो बनाई गई है, सबसे बड़ी चीज़ है कि शहरों में नियोजित विकास हो। राज्य सरकार का ये ध्येय रहता है कि शहरों का अगर नियोजित विकास नहीं होगा, बेतरतीब तरीके से अगर विकास होगा तो शहर जो है बिगड़ जाएंगे और उनकी दुर्दशा हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो पहल रहती है उसमें ये कि राज्य सरकारों द्वारा मास्टर प्लान बनाए जाते शहरों में। अगर आप अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखें तो राजस्थान में 99 कभी किसी ज़माने में शहर होते थे। आज आप म्यूनिसिपल बॉडी 300 करीबन 300 से ऊपर म्यूनिसिपलिटी बॉडी हो गई है। जहां एक और 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हुआ करती थी, वहाँ आज की तारीख में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इसका मतलब है अर्बनाइजेशन का काफ़ी प्रेशर है और सरकार की सोच है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज के माध्यम से जो है प्लान डेवलपमेंट किया जाता है। अभी हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा 2 शहरों के डेवलपमेंट यूआईटी को अपग्रेड करते हुए 2 शहरों को डेवलपमेंट अथॉरिटीज में घोषित किया गया, बीकानेर एंड भरतपुर। इसी तरह से आप देखो कि राज्य सरकार या राजस्थान में जो शहर है उनके अर्बन डेवलपमेंट के लिए बाकी छोटे शहरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्य करते हैं। तो अर्बन ट्रस्ट भी अपने एक जो उनका एक एक्ट है 1959 का, उसके तहत ये विचार है कि इन शहरों का प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए और यूआई एक्ट के तहत ही मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार चल रही है, उन्होंने जो 2010 में जो नीति अब तक चली आ रही थी उसकी समीक्षा की और एक नई राजस्थान की नई टाउनशिप नीति बनाई। सर, आपने जिक्र किया कि शहरों का सुनियोजित विकास के लिए ये नई नीति बनाई गई है। तो ये जो शहरों का जो सुनियोजित विकास है, इसके क्या कुछ पैमाने हैं? कैसे समझा जाए कि इस शहर का सुनियोजित विकास हो चुका है? मैं बताऊं कि टाउनशिप पॉलिसी है, बिल्डिंग बायलॉज है, दूसरे जो बायलॉज है या रेरा कानून है, ये सारे सपोर्टिंग है नियोजित विकास के लिए। ये आप यूं कह सकते हैं कि सारे टूल्स हैं, परंतु सबसे बड़ा जो प्राइमरी प्रथम चरण में आता है वो आता है किसी भी शहर के सुयोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। और फॉर्चुनेट पार्ट है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां मैक्सिमम टाउन्स के मैक्सिमम मास्टर प्लान बन चुके हैं और जिनके रह चुके हैं वो भी राज्य सरकार ने भी हाल ही में उनके बनाने के लिए जो कार्य मास्टर प्लान मतलब एक रूपरेखा तैयार किया जाए कि इसके आधार पे नई कॉलोनी बसाई जाएगी। मास्टर प्लान एक ऐसा टूल है जिससे कि आपको आगामी 20-25 वर्षों के लिए ये पता लगता है कि ये शहर किधर विकसित करेगा, किस तरह से विकसित करेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रेजिडेंशियल, कितना इंडस्ट्रियल, कितना कॉमर्शियल ये यूजेज रहेंगे। उसके बाद आपका सबसे बड़ा है कि रोड पैटर्न क्या होगा, रोड पैटर्न के साथ आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा।
इसी तरह से मास्टर प्लान में कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से जो है नदी, नाले, तालाब, पहाड़, वन, इन सबको सुनियोजित विकास करने के लिए एक कल्पना की जाती है, एक गाइडलाइंस, एक प्रिंसिपल तय किया जाता है। तो उसके माध्यम से आप ये देखिए कि अगले 25 वर्षों के लिए प्लान बनाया जाता है, जिसमें इस शहर की कितनी आबादी होगी अगले 25 वर्षों में, और उस आबादी के हिसाब से आपको कितना तो रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, कितना कॉमर्शियल चाहिए, कितने सब्सिडी, और इसको इन लैंड यूजेज को प्लान्ड वे में सुसंगठित करने के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है जी। तो एक ये ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें कि एक किसी भी शहर के सुनियोजित विकास की एक बहुत बड़ी रूपरेखा होती है, भूमिका रहती है। तो जो नई टाउनशिप योजना है ये मास्टर प्लान का ही एक तरीके से हिस्सा है। ये जो नई टाउनशिप पॉलिसी है, मैंने बताया आपको कि किसी टाइम पे 2002 में एक पॉलिसी बनी थी। 2002 के बाद जब महसूस किया गया कि अब इसकी रिक्वायरमेंट इसमें चेंज होना चाहिए, तो 2010 में एक नई पॉलिसी बनाई गई थी, टाउनशिप पॉलिसी, जिसमें कि काफी नए प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। अब 2010 के बाद आप ये सोचें कि 2025 में, और इस बीच में जो शहरों का विकास हुआ, जो तीव्र गति से विकास हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, आपके साधन बढ़े, आपका अर्बन प्रेशर बढ़ा, तो उसको देखते हुए ये महसूस किया गया है कि शहर जो है एग्रीकल्चर लैंड पे बढ़ते जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल विकास होता जा रहा है, कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं पा रहा है, और छितराई रूप में विकास हो रहा है। आप ये देखें कि एग्रीकल्चर पे जब प्रेशर आया, मकान छितराई रूप में बने, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई रोड नेटवर्क नहीं, अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 1981 में जो हो चुका है उसको रेगुलराइज करने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी लाए थे। उसमें आप देखो कि जयपुर में बहुत बड़ा काम हुआ था रेगुलेशन का, जिसमें कि मास्टर प्लान के आधार पर सेक्टर प्लान्स के जो रोड्स थे उनको एग्जीक्यूट किया गया। आज इसी वजह से आपका जयपुर बस गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नई टाउनशिप योजना की बात कर रहे हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप तो सलाहकार के तौर पर भी इन टाउनशिप योजनाओं पे काम कर चुके हैं। जो टाउनशिप योजना बनती है तो क्या इसमें जनसंख्या का पैमाना देखा जाता है कि इतनी जनसंख्या तो होनी ही चाहिए, उसके बाद में उस स्थान विशेष पर या शहर विशेष में टाउनशिप नीति बनेगी? टाउनशिप पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मास्टर प्लान बन जाता है, लैंड यूजेज फिक्स हो जाते हैं, सड़कें फिक्स हो जाती है, आपकी यूजेज जो भी है या यूटिलिटीज फैसिलिटीज, उसको एक ब्रॉडर रूप में आपको जो है एक रूपरेखा दी जाती है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जैसे एक कॉलोनी आती है, मान लो जीएडीए खुद लाना चाहता है, यूआईटी खुद लाना चाहती है, म्यूनिसिपलिटी खुद लाना चाहती है, तो मान लो 1000 बीघा की अगर एक एग्रीकल्चर लैंड पे या गवर्नमेंट लैंड पे आप स्कीम बनाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या पैरामीटर्स है, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें क्या यूजेज देंगे, कितने प्लॉट्स देंगे, किस साइज की जो है आपकी सड़कें होगी, पार्क है, ओपन स्पेसेज है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। तो ये एक उसका मास्टर प्लान का एक सेक्टर का एक बड़ा रूप है, मतलब आप इसे एग्जैजरेटेड रूप है, जिसके माध्यम से एक टाउनशिप को जो है विकसित किया जाता है। अब टाउनशिप विकसित करने के लिए आपको कोई एक बेस तो चाहिए ना, क्या बेस है आपके पास, क्या प्लानिंग पैरामीटर्स है। ऐसी स्थिति में एक टाउनशिप पॉलिसी की गाइडलाइंस बनती है, गाइडलाइंस बना के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल बॉडीज के लिए भी एक हेल्पफुल है, डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, और कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उनको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, अन्यथा अनप्लान डेवलपमेंट की पूर्ण संभावनाएं रहती है। मतलब एक तरीके से एक नक्शा तैयार हो जाता है, उसी नक्शे को फॉलो करते हुए जितना भी वो नगर के विकास में जो जो संस्थाएं हिस्सा ले रही है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। जी सर, नई टाउनशिप नीति की बात करी जाए तो नई टाउनशिप नीति जो है वो पुरानी टाउनशिप नीति से किस तरीके से बेहतर है, वो आपसे जानना चाहिए। ये बताऊं मैं आपको कि चेंज इज ऑलवेज बेटर। कोई भी परिवर्तन होता है तो हम ये मानते हैं कि अच्छे के लिए ही होता, और समय के साथ परिवर्तन आवश्यक भी है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ गए, काफ़ी किसी तरह की जो है आप ये देखें कि नॉर्म्स है, वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे
अब ये जो टाउनशिप पॉलिसी जो 2010 में थी, तब भी काफी अदर स्टेट्स की स्टडी करके जो है वो टाउनशिप बनाई गई थी जी। अभी भी आप देखो कि एक टीम को गठित किया गया था, उस टीम ने स्टडी करी अन्य राज्यों की टाउनशिप पॉलिसी कैसी है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है और किस तरह से उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार या लोकल बॉडीज या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या आपका जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है वो काम करती है। तो उसी के आधार पर ये देखो कि महसूस किया गया कि पिछले 15 वर्षों में काफी चेंजेस आ गए। टाउनशिप पॉलिसी जो कि 2010 की है थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है या उसमें कोई कमी है। समय के हिसाब से तो बदलाव बहुत जरूरी है और ये तो नगरीय विकास की धुरी है, तो इसमें तो वाकई में आमूलचूल परिवर्तन होने बहुत महत्वपूर्ण। और आमूलचूल परिवर्तन मैं कहता हूँ आपको करना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसमें कानून में कोई परिवर्तन भी करने की आवश्यकता हो तो अपने को करना चाहिए। लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये नहीं करेंगे तो आज शहर जयपुर को आज नियोजित विकास के लिए वर्ल्ड में एक उदाहरण दिया जाता है कि जयपुर में 5 सबसे बड़े पर्यटन, अभी हाल ही में पर्यटन जो शहर है उसमें जयपुर का नाम है। जयपुर का नाम है। और जयपुर में आप ये देखें कि वर्ल्ड सिटी की जब प्लानिंग की गई थी 300 वर्ष पहले, तो उसमें भी आप ये देखो नियोजित विकास को इतना महत्व दिया गया कि जमीन को एक्वायर करने से के लिए साइट सिलेक्शन से लेकर हर चीज में उन्होंने जो है उसके नॉर्म्स फिक्स किए गए। और मैं कहता हूँ आज से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स उस समय थे। उन्होंने 6 स्क्वायर किलोमीटर में जो शहर को बसाया है उसमें आप ये देखिए उस समय 60,000 की डिजाइन के लिए जो है वो शहर बसाया गया था, परंतु आज की तारीख में वहाँ 6 लाख लोग रह रहे हैं, फिर भी मैं बताऊँ आपको कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है कि अगले 100-200 सालों के लिए उन्होंने सोच के, उस जमाने में 100 फीट सड़क की आवश्यकता थी, परंतु फिर भी आप देखो कि एक पैटर्न बनाया, सड़कों की चौड़ा रखा गया और आज वो सड़कें आपके इतनी काम आ रही है कि वर्ल्ड में हेरिटेज सिटी के नाम से जो है, पिंक सिटी के नाम से फेमस है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है उसमें जयपुर का नाम शुमार है। जनता को इस नई नीति से क्या कुछ मिलेगा, जनता के लिए किस तरीके से बेहतर? मैं बताऊं कि पहले वाली जो टाउनशिप थी उसमें काफी परिवर्तन है और परिवर्तन अच्छे ही किए गए। मैं बताऊं आपको, उसमें यह था कि पहले वाली टाउनशिप को अगर आप देखें तो उसमें कोई मॉनिटरिंग का कोई प्रावधान नहीं था। टाउनशिप बना के छोड़ दी, लोकल बॉडीज को कहा कि भाई ठीक है इस हिसाब से आप जो अपने अप्रूवल्स वगैरह जो भी है आपको देना, परंतु मॉनिटरिंग का कोई प्रावधान नहीं था कि समय के साथ उसमें क्या आवश्यकता है, क्या परिवर्तन है। और आपने जो टाउनशिप पॉलिसी बनाई है वो लोकल बॉडीज द्वारा, चाहे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूआईटी, म्यूनिसिपैलिटी हो, उनके द्वारा कितनी एग्जीक्यूट की जा रही है, कितनी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आपकी पॉलिसी को बना के एग्जीक्यूट करने में। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए या तो राज्य सरकार को लिखे, राज्य सरकार में आप देखिए प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो इन्होंने बहुत अच्छा आपके काम किया कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है राज्य स्तरीय है और उसकी निगरानी के लिए जो है आप जब भी किसी लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स आएगी तो उस कमेटी में रख के उसका सॉल्यूशन होगा। तो एक बहुत अच्छी। दूसरा है कि इसी के साथ उन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाई टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को। नोडल एजेंसी आप देखिए कि बनाने से, क्योंकि कोई एक धनीधोरी तो होना चाहिए ना आपका कि भाई आपने पॉलिसी बना के छोड़ दी लोकल बॉडीज पे, लोकल बॉडीज के भरोसे रखे ये सब चीजें नहीं होती, आपको एक वृद्ध हस्त आपको चाहिए। ऐसी स्थिति में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी बनाई है और नोडल एजेंसी में सारे कानून, कायदे, नियम, चेंजेस वगैरह जो भी आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी नोडल एजेंसी जो बनाई थी। ये भी एक आप कह सकते हैं कि नया प्रावधान है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको बना के छोड़ दिया, ये जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूशन को आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया इतने सालों तक आपको, मतलब आपको आप जो भी आप टाउनशिप पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मॉनिटरिंग कमेटी और नोडल एजेंसी का ये रोल है कि उनकी प्रॉब्लम को, लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम को, फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे सोल्व करके अपन नए कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उस अमेंडमेंट की वजह से आप ये देखिए कि उनको एग्जीक्यूशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है, वो ये कि रियल स्टेट पोर्टल बनाया। अभी तक कोई रियल स्टेट पहले वाली उसमें नहीं था।
रियल एस्टेट पोर्टल में ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है, डेवलपर्स का है, बिल्डर्स का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसको उस पर डाला जाता है। लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये अमुक टाइप का बिल्डर है, ये किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उनकी रेटिंग वगैरह उनकी रेटिंग भी है। और आज कोई प्लॉट लेना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है किसी तरह का, तो उसको ये कम से कम इस पोर्टल के माध्यम से उस डेवलपर के बारे में भी जानकारी हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर जेडी भी स्कीम निकालती है तो जेडी को भी पोर्टल पे डालना पड़ेगा कि ये स्कीम निकाली है, इसकी लोकेशन ऐसी है, इसके ये प्रावधान है, इसके ये सुविधाएं हैं, और आप इसमें प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इसका ये प्रोसीजर है। क्योंकि सर आजकल बहुत गंभीर समस्या ये रहती है कि किसी व्यक्ति को कोई मकान या फ्लैट खरीदना होता है तो वो आधा तो इसी उधेड़-बुन में रहता है कि क्या ये सरकार से अप्रूव है या नहीं है, क्या वो फंसता तो नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसे कई केस हमारे सामने आते हैं। वो फ्लैट ले भी लेता है और उसके बाद में पता चलता है जेडीए अप्रूव नहीं है, सरकार से अप्रूव नहीं है, फिर उस बिल्डिंग को गिराया जाता है, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जनता के लिए कितना हित करें? मैं बताऊं आपको कि 81 रूल्स में जब खाली रेगुलेशन का आया था कि कृषि भूमि पर बची हुई कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए, और मैं जयपुर का उदाहरण दूंगा कि सोसाइटियों ने इतना जो है घोटाला किया है या जो भी किया है, उसमें एक ही प्लॉट को 2 जगह बेच दिया। लोगों को पता नहीं था, लोग बाहर रहते थे, भरोसे से प्लॉट ले लिया, मतलब कोई प्रभावित था नहीं, वो अपने और उस सोसाइटी का क्या आपकी डिटेल्स है, उसका क्या स्टेटस है, वो आम आदमी को किसी को भी पता नहीं था कि, तो बस एक भेड़ चाल से लोगों ने ले लिया, उसके बाद 2 बेच दिए, फिर लिटिगेशन हुए, काफी डेवलपर्स वगैरह जो भी है इसमें इन्वॉल्व थे, फ्रॉड किए उन्होंने, जो है वो आपके अरेस्ट भी हुए। ऐसी स्थिति में ये एक पोर्टल ऐसा है जिसमें आपको ईच एंड हर तरह की आपको जानकारी मिलेगी। आज आपको डेवलपर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसकी इतनी डिटेल उसको अगर देनी पड़ेगी तो वो सारी डिटेल आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। तो उस पोर्टल की वजह से जो बायर है वो फ्रॉड या इनकी इसमें जो है नहीं, मतलब राजस्थान में जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको उस पोर्टल पे तो आना ही पड़ेगा अगर मार्केट में आना है, मार्केट में आना है। और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में पब्लिक का जो है वो फेथ उड़ जाएगा, डेवलपर्स के प्रति भी उड़ जाएगा, लोकल बॉडीज के प्रति भी उड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस गवर्नमेंट ने जो किया है वो अच्छा किया कि ट्रांसपेरेंसी रखी, और ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड होने की जो गुंजाइश है वो कम से कम, बहुत कम हो जाएगी। बिचौलिया जो सिस्टम है, हाँ, वो भी पूरी तरीके से। दूसरा क्या है कि आज पढ़ी हुई जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, पोर्टल पे जाएगी, देखेगी। आज आप सब्जी लेने भी जाते हो, 100 रुपए की सब्जी भी लेते हो तो आपको बहुत सोच समझ के आप सब्जी खरीदते। तो ये तो प्लॉट है, लाखों रुपए का प्लॉट है, इसकी कीमतें इतनी बढ़ गई। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊं कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है रखना बहुत ही जरूरी है। इतना आवश्यक है कि किसी आम आदमी को, आज एक कर्मचारी है, आप ये देखें कि कितना पैसा बचा के एक प्लॉट खरीद, बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में खरीदता, और अगर उसके साथ भी अगर फ्रॉड हो जाता है तो पूरी मेहनत की कमाई, हर एक इंसान का सपना रहता है कि अच्छा सा मकान हो। कितना बड़ा दुख होगा। जी 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 बिल्कुल। एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकल के भी प्रावधान किए गए। मैं बताऊं आपको कि इसमें इन्होंने नई पॉलिसी में पहले थे, पर एग्जीक्यूट जैसा कोई ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था कि आप जाके वहां चेक कर लो कि स्कीम में जो है हो रहा है। अभी इन्होंने हर स्कीम में, चाहे वो जेडी की स्कीम हो, लोकल बॉडी की भी स्कीम होती है ना, तो जेडी की स्कीम हो, प्राइवेट स्कीम हो, इंडस्ट्रियल आपकी रिको की हो, और किसी भी डिपार्टमेंट की स्कीम हो, उसमें इन्होंने कहा कि जो पानी बरसात का आता है, क्योंकि पानी की आने वाले समय में बहुत समस्या है, उसके रिसाइकल के लिए इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि आवश्यक है कि आप उसमें उस पानी को रिसाइकल करो। रिसाइकल करके जैसे आप इवन जो भी वेस्ट वाटर आप आता है उसको स्टोरेज करो, स्टोरेज करके अंडरग्राउंड वाटर का जो है वो लेवल बढ़ाओ, उसी का यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, प्लांटेशन भी किया जा सकता है। तो प्लांटेशन आप करोगे, ग्रीनरी बढ़ेगी, तो वाटर लेवल पानी का अपने आप बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अभी नई टाउनशिप पॉलिसी में कि सड़कें जो बनाते हैं, पहले तो पूरी की पूरी सड़कें पेव कर देते थे, सेक्टर अभी इन्होंने किया जाएगा, ये नहीं सेक्टर सड़कों का भी किया जाएगा। इसमें आप ये देखिए कि सड़कें बनाते हैं तो पूरी की पूरी आपको पोरोसिटी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं। तो पेड़ लगाने के लिए, पोरोसिटी के लिए उन्होंने कहा कि सर्टेन परसेंटेज ही
आपको बिल्ट एरिया करना पड़ेगा। बाकी आपको पानी अंडरग्राउंड ज्यादा है, उस पानी के लिए आपको एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया। इसी तरह से आपके सेक्टर, आप देखो मास्टर प्लान बन गया, मास्टर प्लान में रोड्स दे के सेक्टर रोड्स आपने मास्टर प्लान में तो दे दिए, मौके पे क्या स्थिति आपकी। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये किया कि सेक्टर प्लान्स का डिमार्केशन किया जाए, सेक्टर रोड्स का डिमार्केशन किया है। अब सेक्टर रोड्स में आप बताओ कि 60 फीट से ऊपर के रोड आपके जो है वो सेक्टर रोड्स में 60 फीट का, 80 फीट का, 100, 150, 200 फीट तक की सड़कें आती हैं। तो ये हायरार्की ऑफ रोड्स कहलाता है कि किस तरह से हायरार्की ऑफ रोड से एक पूरा का पूरा शहर विभिन्न लेन यूजेस से जो है जुड़ा हुआ है। और इसकी कनेक्टिविटी इसलिए भी चाहिए कि अगर सड़कें नहीं होगी तो इसके साथ बिजली की लाइनें कैसे जाएगी, बैकबोन है सड़कें, सीवरेज आपका कैसे जाएगा, आपका ड्रेनेज कैसे जाएगा। ऐसी स्थिति में एक नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक एक बहुत बड़ा आपका मास्टर प्लान का एक रोल होता है। उसमें टाउनशिप पॉलिसी में हर एक में बिना सड़क के कुछ हो ही नहीं सकता। आप जब सड़क बनाओगे तो उसके साथ बिजली की लाइन भी आएगी, आपकी सीवरेज भी होगा, ड्रेनेज भी होगा, आपके प्लांटेशन बेल्ट भी होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत जरूरी है। जी, नई राजस्थान नीति में पर्यावरण संरक्षण पर काफी जोर दिया गया है सर, और सौर ऊर्जा के लिए भी काफी कुछ प्रावधान लागू करने के लिए जोर दिया। ये इन्होंने बहुत अच्छा, पहले नहीं था ये, मतलब एक डायरेक्शन दे दिया था कि अभी ये भी करें तो बहुत अच्छी बात। अभी इन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया, नया कुछ नहीं करना है, इन्होंने बड़ा अच्छा मैंडेटरी कर दिया कि आप सोलर और विंड, अपने यहाँ विंड नहीं है पर वेस्टर्न राजस्थान में तो काफी विंड का वो काफी स्कोप। ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि इस ऊर्जा के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और विंड, इन दोनों के लिए इन्होंने कहा, पहले थोड़ा सा एक भांग रखा था कि नहीं यार 60 फीट की सड़क होगी और अप्रोच रोड नहीं होगी तो विल नॉट अलाउ आपकी विंड मिल है या जो भी है सोलर वगैरह का। इसका अभी इन्होंने कर दिया, अगर कच्चे रास्ते भी हैं सड़कों के पूछो गाँव में जाने के लिए, जो भी अवेलेबल रास्ते हैं उसमें हम आपको अलाउ करेंगे। तो इसकी वजह से आप ये देखो कि काफी लोगों जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। अभी तक बैन कर रखा है कि नहीं हम तो विल नॉट अलाउ यू, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये एक परमिशन देने से और एक मैंडेटरी करने से क्या होगा कि ये दोनों ही एनर्जी के लोगों को रुझान बढ़ेगा और इस रुझान की वजह से काफी जो है वो अपनी स्कीमों में भी है और भी है, दूसरी जगह बहुत फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक जो इंडस्ट्रीज एरिया होता है उसमें श्रमिक कहाँ रहेंगे, सबसे बड़ी समस्या रहती है किसी भी शहर की। तो इस नई नीति में कहा गया है कि जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसी के पास में श्रमिकों के रहने के लिए हम ऐसी टाउनशिप बनाएंगे ताकि उनको ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़े और आराम से वो अपना जीवन यापन कर सके, उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ये भी आप ये देखो कि 2010 की पॉलिसी में नहीं था और ये भी बिल्कुल नया प्रावधान रखा है। रिको द्वारा इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जाते हैं या उद्योग विभाग द्वारा भी प्राइवेट या एग्रीकल्चर लैंड पे भी या प्राइवेट डेवलपर भी औद्योगिक स्कीमें लाते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि उसमें अभी तक का जो प्रावधान ये था कि प्योरली वो रेजिडेंस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होगा, इंडस्ट्रीज ही वहां आएगी। परंतु आज आप ये देखें कि उनमें कोई प्रावधान नहीं था रेजिडेंशियल का, ईडब्ल्यूएस एलआईजी हाउसिंग का जी। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इसमें प्रावधान रखा है कि जो गरीब लोग हैं या मजदूर है जिसको आने जाने में असुविधा रहती है या मिलते नहीं, मकान नहीं मिलते हैं तो आपके इंडस्ट्रियल एरिया के बाद जो है सड़क पे झोपड़ी बना के रह जाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी दोनों के लिए प्रावधान किया गया है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको इसमें 5% तक का जो है लैंड पे आपको बनाना है और वहां जो वर्कर काम करते हैं उनको ये प्रोवाइड करना। तो ये भी कई बार ये देखने में आता है कि जो सरकारी योजनाओं के तहत जो टाउनशिप बनाई जाती है उसमें जिसको अलॉट होता है, जैसे कि आपने बताया ईडब्ल्यूएस है या समाज की जो अलग अलग कैटेगरी में जिनको मिलता है, वो इन फ्लैट्स को ले तो लेते हैं लेकिन फिर किसी और को किराए पर दे देते हैं। क्या इस तरह की जो चीजें हो रही है उसको रोकने के लिए भी कुछ इस नीति में है या क्रियान्वयन? मैं बताऊं आपको कि राजस्थान में जो है 2009 में आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनी थी जी। और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में राज्य सरकार का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था कि बड़े लोगों को तो प्लॉट मिल जाते हैं या प्लॉट भी मिल जाते हैं, फ्लैट भी मिल जाते हैं, खरीद भी लेते हैं, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अच्छा, गरीब आदमियों को आप ये देखें कि उसकी प्रॉपर लोकेशन भी होनी चाहिए क्योंकि वर्क सेंटर्स उनके पास में होते हैं।
ऐसी स्थिति में निकले अफोर्डेबल हाउस ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी और बहुत सब्सिडी रेट, बहुत नॉमिनल रेट पे इनको जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। और ये प्रावधान किया गया था हर डेवलपर को, हर यूआईटी को, हर जीईडी को अपनी स्कीमों में ईडब्ल्यूएस एलआईजी का आपको प्रावधान रखना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई गई थी। परंतु सामान्यतः ये देखने में आया कि जिनको अलॉट होता है तो वो लोग बेच के चले जाते हैं या किराए पे दे देते हैं, तो उसका क्या है कि मिस यूज बहुत होता है। तो प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से क्या होता है कि इसको भी एक बिजनेस बना लिया लोगों ने कि फेक नामों से आपने अलॉट करा लिया, फ्लैट अलॉट करा लिए, आपकी ईडब्ल्यूएस के आपके प्लॉट अलॉट। अब जैसे हर स्कीम में मैं बताऊँ आपको प्रावधान रखना पड़ता है ईडब्ल्यूएस एलआईजी के प्लॉटों का। उन प्लॉटों को आज की तारीख में 2010 के हिसाब से की पॉलिसी या पहले की जो भी प्रावधान थे उसमें खुद डेवलपर या बिल्डर खुद ही उसको अलॉट करता था, मतलब उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, सारी शक्तियां उसके पास में थी, उसकी मॉनिटरिंग नहीं थी। परंतु नई नीति में इन्होंने ये कर दिया है कि लोकल बॉडी, चाहे जीडी हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे म्युनिसिपलिटी हो, वो इस पे कंट्रोल रखेगी और वो ही इसको अलॉट करेगी। वो जो प्रॉपर जो भी आपकी पॉलिसी बनी हुई है उसके तहत जो एलिजिबल है और जिनको करना है उनको कहते हैं। ये एक नया प्रावधान है जिसमें कि क्लोजली मॉनिटरिंग है कि भाई ईडब्ल्यूएस वालों को, एलआईजी वालों को लोकल बॉडी ही करेगी, डेवलपर्स नहीं करेगा। बीच में डेवलपर्स वगैरह जो भी है ना, इनको अधिकार दिए गए थे, तो ये थोड़ा मिसयूज करके 5 साल तक जो विकास करता है उनको उस टाउनशिप योजना के तहत जो बिल्डिंग बनी है उसका रखरखाव करना होगा। पहले आप देखो कि टाउनशिप पॉलिसी में 3 वर्ष का था, उसमें भी कोई विशेष मॉनिटरिंग नहीं थी कि भाई 3 साल तक आपको रखरखाव। अभी इन्होंने कर दिया कि 5 साल का है और 5 साल में भी आपको जब आप हैंड ओवर करोगे उसको सोसाइटी को, तो सोसाइटी को हैंड ओवर करते हुए आपको सारे प्रावधान जो उसमें रखे हैं, उसमें सारी सुविधाएं सारे वो करते हुए आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो आपको करके डेवलपर्स को वो देना पड़ेगा। तो एक ऐसा एक नया बाइंड किया है उनके ऊपर कि आप ऐसे अनअटेंडेड आप किसी स्कीम को नहीं छोड़ सकते तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो सर आपको लगता है कि जो बिल्डर्स है, जो डेवलपर्स है, उनका जो मनमाना जो रवैया होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस नई टाउनशिप जो पॉलिसी उसके ऊपर उससे काम लगेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नई टाउनशिप पॉलिसी से डेवलपर्स पे जो है ना काफी कंट्रोल हो गया। और डेवलपर्स पे कंट्रोल का मतलब ही ये कि पब्लिक को पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, पब्लिक सफर नहीं करे, इनके रवैये से, डेवलपर्स के रवैये से कोई भी सफर नहीं करे, प्लॉट लेने वाला या आपका मकान लेने वाला। तो ये एक काफी इन्होंने जो है वो एक शिकंजा जो है उनके ऊपर कसा। दूसरा मैं बताऊं आपको कि अभी तक शहरों में जो नदी नाले तालाब इनके सारे करीबन आप अनऑथराइज, नो मैंस लैंड मान के इन्होंने जो है उस पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने से एक तो नदी नाले चौक हो गए आपके और दूसरा एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसी स्थिति में इन्होंने अब की इसमें एक विशेष प्रावधान रखा कि छोटे से छोटा नाला, हर नाला, नदी नाला तालाब, उसका जो एक है बफर है, उसका हम एक बफर रखेंगे, एक बफर करेंगे। जिस साइज का नाला है, जिस इंटेंसिटी का नाला है, उसी कैपेसिटी से हम एक बफर आपको रखेंगे और वो बफर आपको छोड़ना पड़ेगा। उसमें किसी तरह का कोई मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो। अंतिम प्रश्न जल्दी से मैं उसका जवाब चाहूंगा। राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना है और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। ऐसे में नई टाउनशिप योजना कितनी कारगर साबित हो पाएगी? मैं बताऊं कि जो विकसित राजस्थान की जो कल्पना की जाती है, खाली कल्पना नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, आप ये देखें कि मैंने बताया आपको मास्टर प्लान बनने चाहिए, मास्टर प्लान के बाद जोनल प्लान बननी चाहिए, जोनल प्लान बनने के बाद आपको आपका जो टाउनशिप पॉलिसी आती है, और टाउनशिप पॉलिसी से भी नेक्स्ट जो आती है दैट इज बिल्डिंग बायलॉज। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में भजनलाल जी की गवर्नमेंट ने बायलॉज में भी परिवर्तन किए। बायलॉज में जहां जहां आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हुई उसको, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए। दूसरा है कि इन सबको बांधने के लिए
कि पब्लिक को कोई वो नहीं हो, नुकसान नहीं हो, तो एक रेरा कानून बनाया जी, गया। कुल मिलाकर इन सभी कानूनों से और ये जो नई टाउनशिप नीति बनी है, इससे निश्चित तौर पर राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान की भूमिका में हमें नजर जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से सरलता के साथ में आपने नई टाउनशिप नीति के बारे में अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।